हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। देखो, पेपर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है और पेपर 6 आज से हम कंप्लीट करेंगे और उसी अंदाज में करेंगे जैसे पेपर 5 को किया हुआ है। एक दो दिन लेट हुआ, उसका रीजन रहा कि जीएस 1 से जीएस 4 तक का जो प्लान हमने सेट किया है कि यहां भी आंसर राइटिंग पैरेलल में अगर चला दी जाए तो जो आपके मेंस को टारगेट कर रहे हैं या इस बार के पीसीएस को बहुत सीरियस होकर टारगेट कर रहे हैं, तो 5 और 6 यहां हम लोग साथ में कर ही रहे हैं। इसके साथ आपके आंसर्स वहां पर लिखेंगे। जब 1 से 4 भी कंप्लीट कर लेंगे तो पूरा आपका पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 एक ओवरऑल होलिस्टिक वे में सारा कवर हो जाएगा। फिर प्रीलिम्स के बाद में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, इसलिए यह प्लान किया जा रहा था, एक दो दिन का लेट हुआ और आज से फिर हम उसी तरीके से शुरू कर देंगे। अब आते हैं पेपर 6 को लेकर के। तो पेपर 6 का सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस आपको देखना है और सिलेबस देखो वहां पर आप डिस्कस कर दिया गया था ग्रुप पर। सिलेबस अगर देखा होगा तो आपने क्या वहां से निष्कर्ष निकाला, पहला निष्कर्ष निकाला होगा कि कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट हैं जो यहां पर कवर किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के पेपर 6 में। तो पहला सब्जेक्ट निकल कर आया होगा जियोग्राफी, और जियोग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड आपका उत्तर प्रदेश को केंद्र में रखते हुए यहां शामिल किया गया है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा विषय आपका एनवायरमेंट है, यह भी यहां पर देखो कवर किया गया है। तीसरा मेजर विषय कौन सा है, तीसरा मेजर विषय है आपका इकोनॉमी। तो 3 विषय हैं मुख्य रूप से जिन्हें आपका पेपर 6 में कवर किया गया है और हम यहां पर इन पोर्शन को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। टॉपिक उठाएंगे एक एक सिलेबस के अनुसार और उस टॉपिक पर यहां आपको एक व्यू मिल जाएगा, विजन बन जाएगा आपका, ताकि उस टॉपिक पर यदि लिखने को आएगा कीवर्ड्स दे दिए जाएंगे कि इन कीवर्ड्स को शामिल करते हुए आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना है। ठीक है भाई, एकदम स्पून फीडिंग यहां नहीं करेंगे, जैसे पेपर 5 में हमने किया है सेम उसी तरीके से यहां पेपर 6 में किया जाएगा। और पेपर 6 को लेकर के इस बार का रिजल्ट आप लोग अगर देख रहे होंगे तो बहुत ही घटिया टाइप का रिजल्ट रहा था। 2 लोगों ने इस बार की कॉपी चेक की है, एक ने फूंक कर चेक की है और एक को फूकने को नहीं मिला है। ठीक, तो उसने गुस्से में चेक की है, तो जिसने फूंक कर चेक की है मस्त होकर के बढ़िया नंबर दिए हैं, और जिसको नहीं मिला है उसने 50 के आसपास ही नंबर दिए हैं, किसी किसी को तो 30 नंबर भी मिला हुआ है। पूरा रिजल्ट खराब हो गया उसका एक सब्जेक्ट की वजह से, उसका भुक्तभोगी मैं भी हूं। तो भाई फूंक कर की हो या ना चेक हुई की हो, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगियां तो फूंक दी उसने। तो इसीलिए क्या करना है, इस बार पेपर 6 को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है कि चाहे जैसे चेक करे वह, हमारे पास फॉर्मेटिंग अच्छी होगी, आंसर्स अच्छे होंगे तो बहुत गंदे नंबर तो नहीं दे पाएगा, है ना। इस बार का वैसा स्कोप बन नहीं पाया था क्योंकि टाइम भी कम था और पहली बार पढ़ना पड़ रहा था सब्जेक्ट को। चलो फिर शुरू करते हैं। और सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ग्रुप पर आपको टॉपिक मिल जाएगा पढ़ने के लिए कि अगले 24 घंटे आपको इस टॉपिक को पढ़ लेना है अपने सोर्स के स्तर पर। और वह टॉपिक आपको दे दिए गए थे। पहला टॉपिक क्या था, उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। दूसरा था उत्तर प्रदेश की जलवायु। ठीक है, ये 2 टॉपिक थे। तो शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक को उठाते हैं। पहला देखते हैं उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में। तो फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में आपको यदि लिखने के लिए आता है तो 3 ही पार्ट होते हैं इस टॉपिक को लिखने के या किसी भी आंसर को लिखने के, एक इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन के स्तर पर क्या जानकारी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के विषय में, भूमिका के स्तर पर जब लिखोगे तो क्या क्या लिख सकते हो अभी यहां पर स्पष्ट कर दिया जाएगा। सारा आपका अभी प्रीलिम्स वाला जो नॉलेज है देखो कैसे भूमिका बनाने में काम आता है। फिर मेन बॉडी पर जब आप जाओगे तो वहां प्रश्न की डिमांड क्या है, यानी कि भौतिक संरचना या फिजिकल स्ट्रक्चर से लेकर के क्या आपसे प्रश्न में पूछा गया है वो आप डालोगे उसके मेन बॉडी में। और फिर कंक्लूजन में आपको क्या क्या शामिल करना चाहिए, कुछ कीवर्ड यहां पर बता दिए जाएंगे। शुरू करते हैं भाई, पहले भूमिका बनाएंगे। सबसे पहले इस टॉपिक पर यदि भूमिका के संदर्भ में लिखने को आएगा तो आप क्या कर सकते हो, उत्तर प्रदेश का विस्तार बताओ कि इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है और देशांतरी स्थिति क्या है। अक्षांशीय स्थिति और देशांतरी स्थिति बताने के लिए आपको भारत की स्थिति पहले पता होनी चाहिए। तो भैया यह ग्लोब आप जानते हैं सभी, और जो आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं इन्हें क्या बोला जाता है, देशांतर बोला जाता है। पूरब से पश्चिम में जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं इन्हें क्या बोला जाता है, बोले अक्षांश बोला जाता है। भारत आपका कहां पर आता है, आप सभी को पता होना चाहिए, भारत आपका उत्तरी अक्षांश में आता है ना। देखो भाई, ऊपर का जो है भाग वह उत्तरी अक्षांश कहलाता है, नीचे का जो भाग है दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। भारत आपका कहां पर स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और भारत के ही भीतर क्या है भैया, उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश भी कहां आ गया, उत्तरी अक्षांश में आ गया। क्लियर, बहुत बेसिक सी नॉलेज है ये, और इस बेसिक सी नॉलेज को ही आपको भूमिका बनानी होती है, बहुत आसान भूमिका रखनी होती है। तो जब अक्षांशीय स्थिति उत्तर प्रदेश की बताओगे तो वहां पर आपको अक्षांश और देशांतर की जानकारी लगभग में लिखनी चाहिए। एग्जैक्ट आपको अक्षांशीय स्थिति मान लीजिए नहीं पता है कि 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट है, नहीं पता है हमें, तो कैसे इस डेटा को यूज किया जाता है इंट्रो में समझ लो। आप बताओगे कि उत्तर प्रदेश की जो अक्षांशीय स्थिति है लगभग 23 डिग्री से, कैसे बताओगे, लगभग 23 डिग्री से 31 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, यह आपने बताया अक्षांशीय स्थिति। ऐसे ही जब देशांतरी स्थिति बताओगे तो वहां भी लगभग लगभग लगाना है और 77 डिग्री से आपको
84 डिग्री के मध्य बता देना है। यह देशांतरी स्थिति है उत्तर प्रदेश की। क्लियर है? तो देखो डेटा को यूज करना आना चाहिए कि कैसे आपको डेटा कम से कम याद करते हुए भी यूज कैसे करना है उसको। अब नहीं एग्जैक्ट याद आ रहा है, ये प्रीलिम्स का मैटर होता है कि आपको एग्जैक्ट याद करना है। वहां 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे एकदम क्लोज क्लोज से, तो वहां प्रीलिम्स के स्तर पर आप याद रखो। जब मेंस में चीजें लिखी जाती हैं तो लगभग में अप्रॉक्स में आप वहां पर डाल सकते हो। और ऐसा भी अप्रॉक्स नहीं लिखना है कि आपने कुछ भी बता दिया। यहाँ देखो 23 डिग्री और 31 डिग्री इतना याद रखना है, अक्षांशीय स्थिति जो उसकी है पूरब से लेकर के पश्चिम तक की। ठीक, तो यह देखो पहला है आप इंट्रोडक्शन में जिसे शामिल कर सकते हो। दूसरा भूमिका आप उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल को लेकर के, या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,000 के आसपास लगभग क्षेत्रफल आता है वर्ग किलोमीटर। तो यह बताओगे, साथ ही बता दो कि जो चौथा बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, वहीं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। यह जानकारी प्रीलिम्स के स्तर पर है ही, सभी को है। अब यही तो भूमिका बनानी होती है। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश का विस्तार बता दिया, या बेसिक सा एकदम नॉलेज जो है राज्य के बारे में वह बता दिया। तो यह भूमिकाएं बनती हैं इस आधार पर। ठीक, तो अब भूमिका बताते हुए आगे जब बढ़ोगे तो प्रश्न की मेन बॉडी पर जाओगे। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है भैया भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर बताना है, जो स्ट्रक्चरल जो आपका विकास है, विस्तार है सॉरी, जो उत्तर प्रदेश का, वह समझना है। तो वह इस फिगर के माध्यम से समझो। या फिगर देखो पहले क्लियर कर लेते हैं। तो फिगर में क्या है, आपको एक उत्तर प्रदेश का ऊपरी भाग दिख रहा होगा जिसे उत्तर का क्षेत्र बोला जाता है, और मध्य का क्षेत्र है आपका मध्य मैदानी क्षेत्र है, वहीं दक्षिण का आपका पठारी क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, सभी को पता होगा, उत्तरी क्षेत्र में ही देखो समझना यहां पर ध्यान से, यह आपका जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र में ही आपका शिवालिक की पहाड़ियां मौजूद हैं। अब शिवालिक की पहाड़ियों से ही भैया जो नदियां निकलती हैं, लेकिन किनारे अवशिष्ट लाकर के जमा करती हैं उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में। यह क्षेत्र कहलाता है आपका भाबर का क्षेत्र। फिर भाबर के क्षेत्रों से ही जब नदियां बाहर निकलती हैं तो दलदली क्षेत्र आपका बनता है, वह कहलाता है तराई क्षेत्र। क्लियर? तो अभी उत्तरी क्षेत्र के बारे में जानकारी हुई, और उत्तरी क्षेत्र के बारे में क्या पता चला, ऊपर आपका शिवालिक की पहाड़ियां जो मौजूद हैं, क्योंकि भारत के संदर्भ में जब आप जाते हो तो शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में है। अब उत्तरी क्षेत्र में शिवालिक पर्वत आपके मौजूद हैं, यहीं से नदियां आती हैं, नदियां एंट्री करती हैं उत्तर प्रदेश में, एंट्री करती हैं तो किनारे का क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, भाबर का क्षेत्र कहलाता है। और भाबर के बाद से जब नदियां बाहर निकलती हैं तो तराई का क्षेत्र दलदली कहलाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी जिला है सहारनपुर से लेकर के जो पूर्वांचल के कुछ जिले सिद्धार्थनगर तक के हैं, वो भैया आप जानते हो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं, क्लियर तरीके से यहां समझ लेना है एक एक रीजन को पीछे है, फिर आपको लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गए आपके भाबर और तराई के क्षेत्र। तो उत्तर का क्षेत्र जो है उसका विस्तार समझ में आया, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। फिर आए हम मध्य मैदानी क्षेत्र, क्योंकि मैदानी भाग जो है आपका जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, इसके अलावा और भी कई सारे अवध का जैसे मैदान है, रोहेलखंड का मैदान है, इनके बारे में भी डिटेल से देखेंगे। फिर दक्षिण का पठार, तीसरा जो दक्षिणी भाग है, यहाँ बुंदेलखंड का और बघेलखंड का पठार आपको दिखाई देगा। तो तीन आपके फिजिकल स्ट्रक्चर मेजर रूप से दिखाई देते हैं, क्योंकि आपको मुख्य रूप से फोकस करना है कि उत्तर प्रदेश हमारा फिजिकली दिखता कैसे, उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, और यह क्यों दिखता है, इस पर हमने अभी डिबेट कर ली है। कि पहले हमने उत्तर के क्षेत्र को समझा, शिवालिक पर्वत की मौजूदगी के कारण ही जो आपका भाबर और तराई का क्षेत्र दिखाई देता है कैसे बना, समझ में आ गया। अब यहाँ जो मौजूद कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, कुछ यहाँ पर इश्यूज हैं, कुछ क्षेत्र विशेष हैं, यानी कि जो उत्तर के क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों के या तराई क्षेत्रों के विशेष मुद्दे हैं, उन्हें भी शामिल कर दो। ठीक है, जब भी फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाए तो फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ वहां से जुड़े हुए स्पेसिफिक मुद्दे भी आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ जैव विविधता का क्षरण हो रहा है, इशू है ये हमारे, इशू मतलब समझ रहे हो, जो समस्याएं हैं, चुनौतियां जो आपकी निकल कर आ रही हैं इन क्षेत्रों में। तो एक तो आपकी बायोडायवर्सिटी इन क्षेत्रों की बहुत अधिक होती है, और अब इसका क्षरण हो रहा है बहुत ज्यादा। एक तो टूरिज्म जैसी एक समस्या भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पनपती है, तो उसके चलते जैव विविधता का क्षरण होता है, पोल्यूशन बढ़ता है, और वन अपरोपण यानी कि डिफॉरेस्टेशन भी आपका बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो इंफ्रा यहाँ पर बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यह बहुत सेंसिटिव क्षेत्र होते हैं, इकोलॉजिकली या इन्वायरमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सेंसिटिव हैं। इसीलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर एक बड़ी चुनौती रहती है हमेशा के लिए, चाहे वह परिवहन के स्तर पर हो या विद्युत आपूर्ति के स्तर पर हो। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए परिवहन भी बहुत चुनौतीपूर्ण है, और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए विद्युत की आपूर्ति भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। यह कुछ मुद्दे हैं भैया जो इन क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं, तो वो जरूर शामिल किया करो जब भी इस क्षेत्र के बारे में लिखा करो। फिर स्वास्थ्य, भाई स्वास्थ्य शिक्षा जैसे ये मुद्दे हैं, ये हर जगह आपको काम आएंगे। जहां भी आपको चैलेंजेस लिखने हो तो ये चैलेंजेस कुछ बेसिक चैलेंजेस होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आप हमेशा शामिल कर सकते हो। फिर आते हैं मध्य मैदानी क्षेत्र में। अब मध्य मैदान का जो क्षेत्र है
यहाँ उत्तर प्रदेश के फिगर से ही समझने की कोशिश करो। ऊपर का क्षेत्र आपको पता चला कि भाबर और तराई का क्षेत्र है, इसके नीचे आपका खादर और बांगर का क्षेत्र समझ में आएगा। देखो नदियां क्या करती हैं, अपने साथ जलोढ़ मृदा लेकर आती हैं, जानते हैं ना। अब जलोढ़ मृदा अपने साथ लेकर आएंगी, जिन क्षेत्रों में नदियों का जल भैया पहुंचता है, ध्यान से देखना, जिन क्षेत्रों में नदियों का जल पहुंच जाता है वह क्षेत्र आपका कहलाता है खादर का क्षेत्र। अब नदी एक समय ऐसा आता है जो और एरिया, अपने एरिया का विस्तार करती है, ठीक है। खादर के आसपास का जो क्षेत्र होता है, जहां तक एक समय नदी का जल गया होता है और जहां तक जल पहुंचा होता है, तो वहां तक भी जलोढ़ मृदा पहुंची होगी भैया, कृषि वहां भी होगी। जलोढ़ मृदा आप जानते हैं कि उपजाऊ होती है कृषि की दृष्टि से, तो बोले वहां तक भी एक ना एक समय मिट्टी, जो नदी है वो अपना जल लेकर गई होगी, तो वहां जो मिट्टी है वह कहलाती है बांगर। इसीलिए आप प्रीलिम्स में पढ़ते होंगे कि बांगर में आपकी पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक। तो भैया यहाँ पुरानी जलोढ़ मृदा का यह मतलब है कि बहुत पहले यहाँ पर नदियों के द्वारा यह जलोढ़ मृदा लाई गई होगी। लगातार यहाँ बदलाव नहीं होता है, जहां नदियों का जल यानी कि बाढ़ जैसी स्थिति लगातार बनी रहती है, वहां खादर मृदा कहलाती है। और खादर इसीलिए उपजाऊ भी होती है क्योंकि लगातार यहाँ लेयरिंग की जाती रहती है, नई नई लेयर डाली जाती रहती है नदियों के द्वारा जलोढ़ मृदा की, तो यह खादर मिट्टी कहलाती है। खादर मिट्टी जो होती है आपकी आर्द्र और बाढ़ से प्रभावित रहती है इसलिए, और यह कृषि की दृष्टि से भी बहुत अधिक उपजाऊ होती है। और हालांकि यहाँ नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी रहेगी। नाइट्रोजन तो आप जान लीजिएगा, भारत की जितनी भी मिट्टी है हर मिट्टी में नाइट्रोजन कम रहेगा। अब नाइट्रोजन कम रहता है तो इसीलिए हम क्या डालते हैं, एनपीके डालते हैं। एनपीके में नाइट्रोजन का रेशियो 4 का रहता है, कारण क्या है भैया, नाइट्रोजन की कमी। तो इसीलिए रासायनिक उर्वरकों का इन मिट्टियों में प्रयोग किया जाएगा और फिर मुद्दे आपके निकल कर आएंगे। देखो ये मुद्दे जरूर आपको रिलेट करने हैं, जब भी इस फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में लिखोगे तो आपको ये मुद्दे ध्यान रखने हैं, क्योंकि जब प्रश्न बनाया जाएगा तो मुद्दों से जोड़ करके ही बनाया जाएगा। और कारण क्या है, नाइट्रोजन की कमी, इसलिए एनपीके का प्रयोग, आपका एनपीके मतलब रासायनिक उर्वरक का, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास का मिश्रण 4 2 और 1 के रेशियो में रहता है ना, तो इसका प्रयोग किया जाएगा। प्रयोग के चलते प्रदूषण भी बढ़ेगा, जैव विविधता बढ़ती है और मिट्टी का अपर्दन होता है, ठीक। मिट्टी अपर्दन होगा, साथ ही साथ इन क्षेत्रों में जो नदियों के द्वारा बाढ़ लाई जाती है, आकस्मिक बाढ़ होती है, उससे जनधन की भी हानि होती है। ये सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पर। फिर आते हैं बांगर। बांगर बता दिया कि यहाँ पर एक समय नदी के द्वारा जल ले जाया गया था, यानी कि मिट्टी यहाँ जलोढ़ मृदा मौजूद है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। तो अर्ध शुष्क क्षेत्र या शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथ ही इन जगहों की यहाँ पर मिट्टी की क्षारीयता भी अधिक होगी और कृषि की उत्पादकता तुलनात्मक रूप से खादर मिट्टी की तुलनात्मक रूप से यहाँ बांगर क्षेत्र में कम उत्पादकता देखी जाएगी। तो उसका एक रीजन भी आपको दिखेगा, भूमिगत जल यहाँ पर कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, कृषि की उत्पादकता जब कम दिखेगी, नदियां लगातार जल यहाँ नहीं पहुंचा पाएंगी, तो यहाँ पानी, यहाँ सिंचाई कैसे की जाएगी, यहाँ सिंचाई की जाएगी इन क्षेत्रों में भूमिगत जल के द्वारा। ध्यान से समझना, जब भूमिगत जल के द्वारा सिंचाई की जाएगी तो यहाँ चुनौती क्या होगी, चैलेंज के रूप में इशू क्या आएगा, बड़ा बड़ा इशू निकल कर आएगा, यहाँ ग्राउंड वाटर जो है आपका कम होने लगेगा। इसके साथ साथ मरुस्थलीकरण की भी समस्या आएगी, एक समय के बाद में यहाँ मरुस्थलीकरण जैसी समस्या भी देखी जा सकती है। तो ये चैलेंजेस देखो आपको रिलेट करते हैं कि नहीं सारे। अगर आपने फिजिकल स्ट्रक्चर समझ लिया उस क्षेत्र का और वहां की जियोग्राफिकल कंडीशन समझ ली, और जियोग्राफिकल कंडीशन से जुड़े हुए आपके रहते हैं इश्यूज या चैलेंजेस, चैलेंजेस समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं आएगी। सारी देखो चुनौतियां निकल कर आ रही हैं रासायनिक उर्वरकों से। और यहाँ जो खादर क्षेत्र की समस्याएं हैं, इसके साथ जो बांगर क्षेत्र की समस्याएं हैं, यहाँ भैया देखो शुष्क क्षेत्र है, उत्पादकता कम है, कृषक क्या चाहेगा, उत्पादकता बढ़े, बढ़ाने के लिए सिंचाई करेगा, ग्राउंड वाटर का प्रयोग करेगा। ग्राउंड वाटर के चलते यहाँ भूमिगत जो ग्राउंड वाटर है आपका, उसका जल स्तर नीचे चला जाएगा, डाउन होने लगेगा, मरुस्थलीकरण की समस्या आ जाएगी। सारी चीजें रिलेट हैं एक दूसरे से। और इन सब में एक बड़ा फैक्टर जो निकल कर आता है, यहाँ कृषक समुदाय, क्योंकि कृषि इन क्षेत्रों में प्रमुख आप समझ लीजिएगा आजीविका का एक स्रोत रहता है। अब कृषक समुदाय अगर यहाँ पर लगा हुआ है तो उसकी लागत लागत भैया बढ़ जाएगी। जितनी ही इश्यूज निकलकर चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस का परिणाम क्या है, कृषकों की लागत का बढ़ जाना। और लागत अगर बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई की मार कौन झेलेगा, उपभोक्ता झेलेगा, ठीक है। सरकार भी झेलेगी, उपभोक्ता भी झेलेगा, ठीक। तो ये देखो चैलेंजेस सारे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करते हुए आप पढ़ते चले जाओगे तो बिल्कुल बोरियत नहीं होगी और समझने में बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। फिर तीसरा क्षेत्र कौन सा है, तीसरा फिजिकल स्ट्रक्चर समझा, उत्तर का देख लिया, मध्य का देख लिया, अब थोड़ा दक्षिण का देख लेते हैं। दक्षिण का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पठारी क्षेत्र है आपका, और पठारी क्षेत्र में भी दो प्रमुख क्षेत्र हैं आपका, बुंदेलखंड का क्षेत्र और बघेलखंड का। अभी देखो मैप बना दिया गया है, इस मैप का प्रयोग जरूर करना जब भी आप आंसर लिखना इसमें, क्योंकि यह आपका +1 नंबर ही दिलाएगा। अब पठारी क्षेत्रों में देखो आप जानते हैं कि यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होगी, साथ ही यह सर्वाधिक शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र भी रहेगा उत्तर प्रदेश का। इसीलिए यहाँ पर एक तो
पानी नहीं है भैया, पानी कम है, और पानी कम होने के चलते यहाँ फसल कौन सी होगी, परंपरागत जो ट्रेडिशनल आपका एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलेगा, जैसे मोटा अनाज, यहाँ पर पशुओं का चारा, इन सब का उत्पादन। जैसे आप जानते हैं, यहाँ फैक्ट को रिलेट किया करो, उत्तर प्रदेश में भारत, अब आपसे पूछा जाए जो राष्ट्रीय चारागाह केंद्र है कहां पर लगा हुआ है, तो बताओगे भैया झांसी में लगा हुआ है। उसका रीजन क्या है, रीजन देखो, यहाँ पर परंपरागत कृषि होती है, और उसके पीछे का भी कारण क्या है, यहाँ की जलवायु स्थिति या भौतिक संरचना, जियोग्राफिकल कंडीशन, इसका प्रमुख रीजन है, इसीलिए यहाँ मोटे अनाज और पशु चारे का उत्पादन होता है। साथ ही साथ यहाँ कृषि उत्पादकता, जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है, इसका लेवल भी काफी डाउन रहता है तुलनात्मक रूप से जो आपका भाबर का क्षेत्र, सॉरी भाबर बता रहा हूं, बांगर और खादर का क्षेत्र है, ठीक। जहां भैया जलोढ़ मृदा है, वहां एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी अधिक होगी। अब यहाँ समस्याएं क्या क्या होती हैं, पहली समस्या माइग्रेशन की। लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ देखो, समझो यहाँ पर मैप से, ये आपका दक्षिण का क्षेत्र है। अब दक्षिण के क्षेत्र से मेजर इशू क्या है, यहाँ पर समस्या माइग्रेट करते हैं लोग, और माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं, जो उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। इसीलिए बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्रों से लोग माइग्रेट करते हुए या तो उपजाऊ क्षेत्रों में जाएंगे, या दिल्ली जैसे क्षेत्रों की ओर माइग्रेशन ज्यादा करते हैं। दूसरा है यहाँ पर निम्न आय, लोगों की इनकम कम होती है और गरीबी की स्थिति यहाँ पर अधिक दिखाई देगी। कारण क्या है, यहाँ जो रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस का दोहन नहीं हुआ है। दोहन ना होने के चलते ही सरकार ने ध्यान भी नहीं दिया। यहाँ गरीबी का स्तर, चाहे ललितपुर का क्षेत्र देख लीजिए आप, गरीबी का स्थिति बहुत भयावह दिखाई देती है, और ये सारे चैलेंजेस अभी तक मौजूद रहे हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। अब सरकार इन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है और बहुत सारे स्टेप उठा रही है। और आकस्मिक सूखा भी पड़ता है, जब वर्षा ऑलरेडी कम है, और जो जल है, जल का प्रयोग यदि मान लीजिए, ग्राउंड वाटर भी इतना डाउन रहता है, और ग्राउंड वाटर के चलते नहरों का प्रयोग किया जाता है सिंचाई के लिए, ठीक है। केन बेतवा लिंक जो आप देखते हो, नदियों का जो प्रयोग है, नदी जोड़ो परियोजना है, ये सारी परियोजनाएं इन क्षेत्रों के लिए ही चलाई जाती हैं। कारण क्या है, यहाँ आकस्मिक सूखे की स्थिति तक पनप सकती है। और अवैध खनन, देखो भैया, अवैध खनन तो होता ही है, इस चक्कर में आप बेतवा नदी को समझ सकते हो, यहाँ पर माइनिंग बहुत अधिक होती है। माइनिंग की होती है क्योंकि इन नदियों में पाई जाती है मोरंग, और मोरंग पाई जाएगी तो उसका अवैध खनन करके लोग अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, ठीक। अब हमने फिजिकल स्ट्रक्चर समझ लिया है, फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ में इस फिगर को भी देख लेते हैं भैया। ये फिगर जरूर बनाना जब भी आपको स्कोप मिले भौतिक संरचना पर लिखने के लिए। देखिए यह फिगर क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र क्या बताया था, उत्तरी क्षेत्र में हमने देखा था, एक तो शिवालिक का पर्वत है, शिवालिक पर्वत के साथ साथ जो सबसे ऊपरी भाग है वह भाबर का क्षेत्र कहलाता है। भाबर के क्षेत्र में बड़े बड़े बोल्डर्स आपको दिखाई देंगे, है ना, बड़े बड़े टुकड़े, पत्थरों के टूटे हुए बड़े बड़े भाग दिखाई देते हैं। इसके बाद जो नीचे का क्षेत्र है, यह तराई का क्षेत्र। नदियां एकदम से क्या करेंगी, भाबर के क्षेत्र में, यहाँ समझो ये शिवालिक है, यहाँ से नदी निकल रही है, किनारे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए, नदियां गायब हो जाएंगी इसमें, गायब होकर आगे जहां नदी निकलती है वह क्षेत्र कहलाता है तराई का क्षेत्र। यह आपको देखो तराई का क्षेत्र दिख रहा है, तो उत्तर का क्षेत्र प्रमुख रूप से भाबर और तराई में बटा हुआ है। फिर जब मध्य के क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ मैदान, तो सबसे पहले आपको रुहेलखंड का मैदान दिख रहा होगा, फिर अवध क्षेत्र यह मैदान है, फिर पूर्वांचल क्षेत्र का मैदान है, यह मैदानी क्षेत्र है। और इस मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक रहेगी। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी होती है कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उपजाऊ। तो भैया देखो, कहीं भी आपको कुछ दिख रहा है, उसके पीछे वहां का भूगोल जिम्मेदार होता है, यह समझने की कोशिश करना, ठीक है। और इसके साथ साथ गंगा यमुना का दोआब भी मौजूद है, गंगा यमुना का दोआब मतलब कृषि के लिए बल्ले बल्ले की स्थिति। अब जो दक्षिण का भाग है यह बुंदेलखंड का क्षेत्र है, और यह जो आपका मिर्जापुर सोनभद्र वाला क्षेत्र है, यह बघेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। यह पठारी क्षेत्र है आपका। तो पर्वत, पठार, मैदान सब कुछ दिख जाता है उत्तर प्रदेश में। ये हो गया आपका फिजिकल स्ट्रक्चर जो उत्तर प्रदेश हमें दिखाई देता है। अब यहाँ कंक्लूड जब करना होगा तो बता देना है कि हमारा जो भौगोलिक आधार है बहुत ही विशिष्ट है। यहाँ जलोढ़ मैदान की अवस्थिति है, इस कारण हमारा कृषि प्रधान राज्य है। क्योंकि आपने मध्य में देखा कि पूरा का पूरा जलोढ़ मैदान से इनरिच्ड है आपका, है ना, बहुत ज्यादा समृद्ध है जलोढ़ मिट्टी से, तो इसीलिए हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य के रूप में स्थापित है। और पठारी जो क्षेत्र है, यहाँ जल संसाधन को यदि और बेहतर कर दिया जाए, क्योंकि आपको माइनिंग जैसी जो चीजें हैं इलीगल है, इन पर रोक लगानी है। और वैसे पठारी क्षेत्र जो है आपका, जैसे एनर्जी की दृष्टि से देखा जाए तो सौर ऊर्जा के लिए बहुत अधिक लाभदायक रूप से लाभदायक होता है पठारी क्षेत्र है जो आपका। और मोटे अनाज के रूप में, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पे मोटे अनाज को प्राथमिकता दी जा रही है, तो मोटे अनाज में यदि सबसे समृद्ध क्षेत्र है तो पठारी क्षेत्र है, और वह उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। तो यह पॉजिटिव अप्रोच होता है आपका। पठारी क्षेत्रों में भी देखो पॉजिटिविटी ढूंढते हुए ही आपको कंक्लूड करना है। जो भी समस्याएं हैं, जैसे जल संसाधनों के प्रबंधन की एक समस्या है, मैनेजमेंट की समस्या है, तो इसे बढ़िया से मैनेज करो। और कृषि प्रधान राज्य के रूप में अगर उत्तर प्रदेश को स्थापित किया गया है, तो यहाँ कृषकों की आय को सरकार जैसा कि दोगुना करने का लक्ष्य रखे है, वह लक्ष्य भी प्राप्त करेगी।
ठीक है। तो यह विशिष्ट भौगोलिक स्थिति है और विशिष्ट भौगोलिक आधार के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल भी पर्याप्त है और उस पोटेंशियल का दोहन भी सरकार आसानी से कर लेगी, जो सरकार की वर्तमान नीतियां हैं। यह कंक्लूजन का आपका नजरिया होता है और कंक्लूजन का आप नजरिया ऐसा ही रखिए, तभी आप कंक्लूड एक पॉजिटिव अप्रोच में कर पाएंगे, ठीक। या नहीं कि सरकार की बुराइयां करने लगे आप कंक्लूजन में। इससे क्या है ना, आपका भी एक अप्रोच दिख जाएगा किसी भी समस्या को लेकर के। आप निगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं, या जब भी एग्जामिनर देखेगा ना कंक्लूड कैसे किया है आपने, तो ये जरूर चेक करेगा। फिर आते हैं दूसरा टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक था उत्तर प्रदेश की जलवायु। देखो क्लाइमेट के बारे में अगर आपको समझना है, उत्तर प्रदेश के बारे में लिखने को आता है, तो यहां बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है प्रश्न बनने की। 125 शब्दों में ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश की जलवायु स्थिति की विशेषताएं बताइए या जलवायु स्थिति के बारे में आप चर्चा कीजिए। और 125 वर्ड में अगर पूछेगा तो आपको 125 वर्ड में कैसे बताए लिखने के लिए। 125 वर्ड वाले क्वेश्चन में यहाँ ध्यान से सुन लो कैसे लिखा जाता है। आपको क्या करना है, एक बढ़िया इंट्रोडक्शन सोचना है। क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट आसान सरल शब्दों में लिखनी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई मानक इंट्रोडक्शन मानक परिभाषा है तो लिखनी है, नहीं तो बहुत आसान लिखने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा टफ नहीं, एकदम आसान स्पष्ट जो समझ में आ जाए एग्जामिनर को, ज्यादा दिमाग माथापच्ची ना करनी पड़े। तो एक इंट्रोडक्शन बढ़िया सा बनाया और फिर मेन बॉडी में आपको बिल्कुल प्रश्न की डिमांड पर हिट करना है। कहां हिट करना है, प्रश्न की डिमांड पर। केवल वही लिखना है, इधर उधर का बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे ही डिमांड को हिट करोगे आप 20-25 शब्द देखो आपके जा चुके होंगे इंट्रोडक्शन में। अब 25-30 शब्द आपके जब इंट्रो में चले गए तो केवल रह गए 100 शब्द लिखने के लिए, और 100 शब्द आपको लिखने हैं मेन बॉडी में, और वह आपके खत्म हो जाएंगे प्रश्न की डिमांड पर। इसके बाद में आप कंक्लूजन यहां पर नहीं भी लिखोगे ना 125 शब्दों में तो काम चल जाता है, ठीक, क्योंकि आपके पास शब्द नहीं बचेंगे। फिर आप क्या करोगे, शब्द सीमा का ध्यान न रखते हुए कंक्लूजन वगैरह लिख लोगे, लेकिन टाइम नहीं बचेगा। अगर पूरा पेपर आपको टाइम से कंप्लीट करना है तो ये ध्यान रखना। अब आते हैं भाई जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु जैसा देखो टॉपिक था दूसरा। अब इस पर जब लिखने को आएगा तो पहले जलवायु के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जलवायु आखिर होता क्या है। जलवायु देखिए लॉन्ग टर्म के लिए आप समझिएगा किसी क्षेत्र की, किसी भी एरिया की वायुमंडलीय स्थिति के बारे में यदि शॉर्ट टर्म पे बात की जाए तो आपका वेदर कहलाता है। क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। यदि शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पर एटमॉस्फेरिक स्थिति रहती है तो वो वेदर कहलाती है। मौसम, आप देखते हैं मौसम के बारे में क्या बोलते हैं कि भाई आज का मौसम ऐसा है, कल का मौसम ऐसा था, बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए चीजें देखी जाती, कम समय के लिए मौसमी स्थिति देखी जाती है, वह मौसम कहलाता है, जो वायुमंडलीय स्थिति बनती है। वही मौसम लंबे समय के लिए जब किसी स्थान विशेष का एक जैसा रहता है तो वह जलवायु में परिवर्तित हो जाता है। तो लंबे समय के लिए बोला जाता है किसी अवधि में एक क्षेत्र की वायुमंडलीय स्थिति का योग ही जलवायु कहलाता है। क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा, नहीं समझा है तो एक एग्जांपल समझो यहाँ पर अपने आप से रिलेट करते हुए। जैसे आपकी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ होता रहता होगा, कभी आप डिप्रेशन में जाते होंगे, कभी कुछ अचीव करते होंगे, ठीक है, कभी आपके साथ में कुछ ना कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो ये क्या है, ये मौसम वेदर है, ठीक। अब इसके साथ में आपने एक समय के बाद, लंबे समय के बाद में ये चीजें आपकी आपकी आपके जो जीवन में परमानेंट हो गई, और परमानेंट जीवन जब ये चीजें शामिल हो जाएंगी तो अंततः आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो सक्सेस जो है आपकी क्या हो जाएगी, ये क्लाइमेट हो जाएगी, ठीक है। तो लंबे समय के बाद में जब आपकी वायुमंडलीय स्थिति किसी भी क्षेत्र विशेष की जो बनी रहती है एक जैसी, और फिर उन्हीं का योग करते हुए आपका बताया जाता है कि यहाँ पर आपकी उत्तर प्रदेश की मान लीजिएगा इस क्षेत्र की जलवायु ऐसी है, क्योंकि यहाँ मौसम ऐसा ऐसा रहता है, इन महीनों में ऐसा रहता है, जनवरी से मार्च में, मार्च से अप्रैल में ऐसा रहता है। जो भी स्थितियां बनती हैं उस हिसाब से आपकी जलवायु बन जाती है वहां की। अब आते हैं भाई उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। देखो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है आपकी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहां समझ लो एक एक शब्द का मतलब समझ लिया करो। देखो यह आपका ग्लोब हो गया, ग्लोब तो समझते हैं ना आप। अब ग्लोब में आपका ऊपर आपका उष्णकटिबंध 0 से 30 मानकर चला जाता है कि यह 0 से 30 डिग्री जो अक्षांश है यह उष्णकटिबंधीय अक्षांश कहलाता है। बोले उत्तर प्रदेश कहां पर मौजूद है, अभी हमने समझा था 23 से लेकर के 31 लगभग इसकी अक्षांशीय स्थिति है, अर्थात यह पूरा का पूरा उष्णकटिबंध में ही आता है देखा जाए तो। जो यहाँ की क्लाइमेट होगी, जो जलवायु होगी वह भी उष्णकटिबंधीय होगी। अब मानसूनी क्यों होगी, चूंकि मानसून पर निर्भरता रहती है उत्तर प्रदेश की भी, जैसे भारत की रहती है वैसे उत्तर प्रदेश की भी रहती है कि मानसून पर ही निर्भरता रहती है। तो भैया जब यहाँ मानसून पर निर्भरता इतनी अधिक है तो यहाँ की जलवायु भी मानसूनी जलवायु होगी और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होगी। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु देखी जाती है, ठीक। अब बात करेंगे प्रश्न की डिमांड पर। प्रश्न की डिमांड यदि जलवायु विशेषताओं के बारे में होगा तो हमें आईएमडी का रेफरेंस देना है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक। भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है इसने बताया है कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है इसमें 4 ऋतुओं की विशेषताएं व्याप्त हैं।
यानी कि जो हमारी जलवायु बनी है ना पूरे 12 महीनों की, तो 12 महीनों की इसने एनालिसिस किया पूरा और देखा कि यहाँ पर 4 विशेषताएं या 4 ऋतुओं की विशेषताएं रखती है उत्तर प्रदेश की जलवायु। कौन कौन सी 4 ऋतुएं हैं आपको बहुत आसानी से पता होंगी, आप देखते भी रहते होंगे। एक तो ग्रीष्म ऋतु, गर्मी जिसे बोलते हो, शीत ऋतु जाड़ा, और दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु जिसे आप वर्षा ऋतु बोलते हो, और एक है आपका लौटता हुआ मानसून। जो लौटते हुए मानसून के चलते आप जानते हैं कहां बारिश होती है, तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश होती है लौटते हुए मानसून के चलते। ठीक, अब ये 4 प्रमुख देखी गई ऋतुएं जो हैं आपकी उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट में मौजूद थी। अब भैया एक एक करके ग्रीष्म ऋतु के बारे में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिख देना है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में आएगा तो बताना है भाई इसका मंथ कौन सा होता है, मार्च से लेकर के जून तक का महीना होता है। भयंकर गर्मी जब पड़ती है, तापमान यहाँ 35 से 40 तक रहता है। फिर जब यूपी स्पेसिफिक लिखोगे, जब भारत की ऋतुओं भारत की जलवायु के बारे में लिखोगे ना, वहां यूपी स्पेसिफिक चीजें शामिल नहीं करनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जलवायु जब लिख रहे होगे तो ध्यान रखना यहाँ यूपी स्पेसिफिक चीजें जरूर शामिल करना। जैसे जब ग्रीष्म ऋतु लिखना तो बताना कि आगरा और झांसी का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपकी उच्चतम तापमान की स्थिति दिखाई देगी, 48 डिग्री तक यहाँ तापमान चला जाता है। ठीक, और यहाँ लू का प्रभाव, जो गर्मी की ऋतुएं हैं, गर्मी की ऋतुओं में उत्तर प्रदेश में लू का प्रभाव भी दिखाई देता है। ये गर्मी या ग्रीष्म ऋतु की कुछ विशेषताएं आपको दिखाई देंगी और लिख देनी है आपको तुरंत। आपको पॉइंट में कीवर्ड्स ये जरूर ध्यान रखने हैं, इन्हें ही शामिल करना है। फिर शीत ऋतु में जब लिखोगे तो बताओगे नवंबर से मार्च तक का महीना रहता है और यहाँ औसत तापमान 10 डिग्री तक रहता है। वैसे तो 3 से 4 डिग्री भी चला जाता है। साथ ही साथ क्षेत्र कौन सा है उत्तर प्रदेश का, बरेली और रुड़की का क्षेत्र है जहां न्यूनतम तापमान तक चला जाता है। ठीक, अब दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या है, यहाँ 2 शाखाएं आपको दिखाई देंगी जब मानसून के बारे में पढ़ोगे। चूंकि हमारी जलवायु कैसी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब मानसून देखते हैं तो भारत के संदर्भ में आप जानते हो कि दक्षिण पश्चिमी जो मानसून की एंट्री होती है वह केरल के क्षेत्र से एंट्री होती है। दूसरी शाखा कहां चली जाती है, बंगाल की खाड़ी चली जाती है। क्लियर है, तो भारत के बारे में तो ये 2 शाखाएं पता है ना, कैसे एंट्री करता है मानसून। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जब लिखोगे तो यहाँ भी इन 2 शाखाओं की चर्चा करनी है और बताना है कि एक बंगाल की खाड़ी और दूसरी अरब शाखा। और बंगाल की खाड़ी देखो, यहाँ फिगर बनाने का स्कोप मिले तुरंत बनाओ। बंगाल की खाड़ी देखो कैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से एंट्री करती है और अरब शाखा जो है आपकी यह झांसी के क्षेत्र के पास से ही अरब शाखा एंट्री करती है। दोनों मिलती कहां है भैया, दोनों आगरा में मिलती हैं। कहां पर, आगरा क्षेत्र के आसपास ही आपकी जो अरब शाखा है और बंगाल शाखा है, बंगाल खाड़ी की शाखा है, ये दोनों शाखाएं मिलती हैं। और दोनों शाखाएं कहां से प्रवेश कर रही हैं समझ में आ गया होगा। और बंगाल की खाड़ी की शाखा के चलते ही जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा खूब झमक के होती है। ठीक है, तो बारिश कहां अधिक होती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कारण क्या है, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है अपने साथ खूब ढेर सारा पानी लेकर आती है, आर्द्रता लेकर के आती है। और जो अरब सागर वाली है यह अपने आप में पानी लेकर नहीं जब तक पहुंचती है आगे तक तब तक यह शुष्क होती जाती है, बारिश पीछे ही कराते हुए चली जाती है, इसलिए यह शुष्क होती है। इसलिए आगरा और मथुरा का क्षेत्र बहुत शुष्क रहता है ना। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी वाली जब पहुंचती तब तक शुष्क हो जाती है। और जो ये अरब सागर वाली है यह तो अपने साथ पानी लेकर आती ही नहीं है, बहुत न्यूनतम आर्द्रता लेकर आती है। इसलिए सूखे वाला जो क्षेत्र है, अगर तुम उत्तर प्रदेश के मामले में पढ़ोगे कि सबसे कम वर्षा कहां होती है, तो वह डिस्ट्रिक्ट है आपका कौन सा, मथुरा। उसका कारण यही है। ठीक, अब हमने देख लिया कि दक्षिण जो आपका पश्चिमी मानसून है यह कैसे एंट्री करता है उत्तर प्रदेश में, और फिर लौटता हुआ मानसून तो सितंबर से नवंबर तक का जो महीना रहता है जब लो प्रेशर आपका शिफ्ट हो रहा होता है दक्षिण की ओर। जानते हो ना लो प्रेशर, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन से ही यह मानसून की स्थिति आपकी उत्पन्न होती है। तो जब जो आपका लो प्रेशर है, चूंकि सूर्य का दक्षिणायन शुरू हो जाता है तो लो प्रेशर भी आपका दक्षिण की ओर शिफ्ट होने लगेगा। इसके चलते आपकी जो मौसमी स्थिति बनती है वह लौटते हुए मानसून के कारण बनने वाली स्थितियां हैं। और इसमें आपका जो वर्षा होती है वह तमिलनाडु के क्षेत्र में होती है, उत्तर प्रदेश में ना के बराबर यहाँ पर वर्षा होती है। ये 4 प्रमुख ऋतुएं हो गई जो आपकी उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित हैं, या इन 4 ऋतुओं से मिलकर ही लंबी अवधि तक देखा गया कि उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है। गर्मी इन्हीं महीनों में हो रही है, सर्दी इन्हीं महीनों में हो रही है, और जो मानसून है इन्हीं महीनों के आसपास आ रहा है। तो बोले अच्छा, तो यही है उत्तर प्रदेश की जलवायु, जिसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु बोल दिया जाता है। यही उत्तर प्रदेश की क्लाइमेट है। और क्लाइमेट के भीतर ही आप वेदर देखते हो, 4 तरीके के वेदर आपको दिखाई देते हैं और यही ओवरऑल आपको अपने आंसर्स में डालना है। चलिए फिर आज के टॉपिक्स खत्म हो गए, और बताना कि पेपर 6 को लेकर के आपको मजा आया कि नहीं मजा आया, है ना। ऐसे ही मजे के साथ में ही हम पेपर 6 को कंप्लीट कर लेंगे और बढ़िया से आपको आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा। अच्छे से लिखना है उसको, और आपको फीडबैक भी ग्रुप पर ही दे दिया जाता है, चेक करके जल्दी से जल्दी, ताकि आप और इंप्रूवमेंट कर सको। साथ ही पेपर 1 से पेपर 4 वाले प्रोग्राम में भी जो भी कंटिन्यू लिखे ना, जो साथी कंटिन्यू लिखें वही उसमें उसे ज्वाइन करें। सभी को उसे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि वहां पर ना अगर सीरियस रहकर लिख पाना तभी उसमें ऐड होना। ठीक, चलो फिर खत्म करते हैं आज। धन्यवाद।